हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसके अंतर्गत अभी तक हमने इसके पॉलिटी के सेक्शन को कंप्लीट किया, आईआर के सेक्शन को कंप्लीट किया, इकोनॉमी के सेक्शन को कंप्लीट किया, साथ ही साथ हमने सिक्योरिटी के सेक्शन को भी कंप्लीट किया। इसके हमने अभी तक 4 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। 5वां मेजर टॉपिक आता है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अभी तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया हुआ है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत काफ़ी मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया। अब आता है हमारा आज की श्रृंखला के अंतर्गत सेकंड पार्ट, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। तो टॉपिक जो बचे हुए हैं, जो पढ़ लिए हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इन्वायरमेंट के अंतर्गत है। पहला आता है COP28, दूसरा आता है COP28 में भारत, पहले ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, हानि और क्षति, पहला ग्लोबल स्टॉक टेक, भारतीय पारंपरिक पद्धतियां, जलवायु परिवर्तन, भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी के लिए राष्ट्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट, हिंदू को हिमालय, क्लाइमेट इंजीनियरिंग, युद्ध जनित पर्यावरणीय क्षति, भारत में भूजल, ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023। संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में आती है आपकी भारत का आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान। दूसरा आता है कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त किया। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अपग्रेडेड रेट लिस्ट जारी की है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स बर्ड्स, एम्पेंसस करुप सामी, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल, डायल वर्टिकल माइग्रेशन, ट्रॉपिकलाइजेशन, संधारणीय समृद्धि के लिए वैश्विक वित्त व्यवस्था, स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ नेचर 2023 रिपोर्ट, ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20 के लिए रिपोर्ट, संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य सम्मिश्रण की घोषणा, एशियाई विकास बैंक में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत को ऋण किया, मल्टी हेजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, एन नॉर्थ क्षेत्र में तेल का रिसाव, रेड होल माइनिंग, मुल्ला पेरियर बांध। तो इसके संदर्भ में इसके काफ़ी मेजर टॉपिक हैं। चलिए, तो जितने टॉपिक अभी तक पढ़ लिए हैं उनके बाद आपके आगे के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाल ही में इस रिपोर्ट के संदर्भ में कि कीपिंग इट चिल हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड वाइल कटिंग एमिशंस शीर्षक से ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में कूल कोएलिशन ने जारी की है। चलिए, तो जान लेते हैं कि कूल कोएलिशन क्या होता है। कूल कोएलिशन UNEP ने SDG एजेंडा 2023 और पेरिस समझौते के बीच तालमेल बिठाने हेतु प्रथम वैश्विक सम्मेलन में कूल कोएलिशन को प्रारंभ किया था। यह भागीदारों का एक वैश्विक नेटवर्क होता है जो सभी को दक्ष जलवायु अनुकूलन शीतलन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंडिया कूल कोएलिशन नेटवर्क का भागीदार है। इसके संदर्भ में आता है। चलिए, तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जिसमें इस रिपोर्ट के बारे में देखा जाए तो यह वैश्विक स्तर पर स्पेस कूलिंग, कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेशन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कूलिंग प्रक्रियाओं में होने वाले कुल उत्सर्जन का आकलन किया गया। कूलिंग प्रक्रियाओं को निवल शून्य उत्सर्जन बनाने के तरीके नीतिगत उपायों का सुझाव दिया गया, जिससे 2050 तक कूलिंग संबंधी संधारणीय पद्धतियों को अपनाना संभव हो। यह रिपोर्ट ग्लोबल कूलिंग प्लेज की समर्थन करने के लिए जारी की गई है। ज्ञातव्य है कि ग्लोबल कूलिंग प्लेज तो COP28 के मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात और कूल कोएलिशन के लिए संयुक्त पहल है। इसके अंतर्गत आता है ग्लोबल कूलिंग प्लेज का लक्ष्य जो होता है वह सामूहिक वैश्विक टारगेट के माध्यम से होता है, जिसमें वर्ष 2050 तक कूलिंग प्रक्रियाओं में होने वाले उत्सर्जन को 68% कम करना, 2030 तक कूलिंग की संधारणीय पद्धतियों की उपलब्धता को बढ़ाना, वैश्विक स्तर पर नए एयर कंडीशनर की औसत दक्षता में 50% की वृद्धि करना, और भारत में अभी तक इस प्लेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में आता है, पहले नंबर पर कहता है कि कूलिंग जलवायु परिवर्तन के दोहरे बोझ के रूप में। इसके अंतर्गत आता है कि कूलिंग करने वाले उपकरण के उपयोग से एक तरफ विद्युत की मांग में वृद्धि होती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे उत्पन्न होने वाले रेफ्रिजरेंट गैसों के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। कूलिंग की बढ़ती मांग को देखा जाए तो वर्तमान स्तर से 2050 तक कूलिंग की मांग जो है वह 3 गुना हो जाएगी, ऐसा ही अनुमान लगाया गया है, जिसमें विकासशील देशों में कूलिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समग्र रूप से 2050 में लगभग 10% अतिरिक्त कूलिंग क्षमता की कैपेसिटी की आवश्यकता होगी।
कूलिंग हेतु मांग के प्रमुख कारक के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, आय में वृद्धि, शहरीकरण और कूलिंग सुविधाओं की उपलब्धता को सुगम बनाने की नीतियां आदि शामिल है। 2022 में वैश्विक स्तर पर कूलिंग से संबंधित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 82% के देश G20 के लिए जिम्मेदार थे। कूलिंग क्षेत्रक में उत्सर्जन में वृद्धि को देखा जाए तो कूलिंग उपकरणों के लिए 2050 में वैश्विक उत्सर्जन के स्तर में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। इसके चलते 2050 में 6.1 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त उत्सर्जन प्राप्त हुआ है। समाधान के रूप में संधारणीय कूलिंग को देखा जाए तो इसमें मांग में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले कई गंभीर और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए संधारणीय कूलिंग के विकल्प को अपनाने की आवश्यकता है। इन विकल्पों के चलते देखा जाए तो इसे कूलिंग में 2050 तक संभावित उत्सर्जन में कम से कम 60% तक कम किया जा सकता है। इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो इसके मुख्य सुझाव के बारे में भी जान लेते हैं कि रिपोर्ट में संधारणीय कूलिंग के 3 उपाय बताए गए। पहला आता है पैसिव कूलिंग उपायों को लागू करना, जिसके तहत इमारतों कोल्ड चेन में कूलिंग की मांग को कम करने, अत्यधिक ऊर्जा की समस्या का समाधान करने के उपाय आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भवन ऊर्जा संहिता में पैसिव उपाय जैसे बेहतर इंसुलेशन, परावर्तक बाह्य आवरण, सूर्य के प्रकाश से बचाव, नेचुरल वेंटिलेशन आदि इसके अंतर्गत शामिल होता है। दूसरा आता है ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। इसमें कूलिंग करने वाले उपकरणों के लिए उच्च ऊर्जा दक्षता मानक और मानदंड निर्धारित किया जाना शामिल होता है। कूलिंग करने वाले उत्पादों की दक्षता बढ़ाने हेतु उत्पादों के लिए मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लेवलिंग और ग्लोबल वार्मिंग से वृद्धि करने की क्षमता रेफ्रिजरेंट के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने हेतु विनिमय बनाने की आवश्यकता होती है। रेफ्रिजरेंट के उपयोग में तेजी से कमी करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के तहत निर्धारित गति में अधिक तीव्र गति से क्लाइमेट वार्मिंग हेतु उत्तरदायी हाइड्रोक्लोरो रेफ्रिजरेंट के उपयोग में कमी लाना चाहिए, इसके संदर्भ में होता है। संधारणीय शीतलन या कूलिंग की दिशा में संपूर्ण व्यवस्था पर आधारित तरीका होता है, जिसमें पहला आता है कि शहरी स्तर पर हीट को कम करना, दूसरा आता है कि बिल्डिंग में कूलिंग उपकरणों की आवश्यकता में कमी करना और तीसरा होता है कि बिल्डिंग में कूलिंग उपकरणों की दक्षतापूर्ण का उपयोग करना होता है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख 3 उपाय बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है इसके अन्य उपायों में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना, इलेक्ट्रिक ग्रिड को डीकार्बनाइज करना या विकार्बनीकृत करना है, जलवायु और ऊर्जा से जुड़े कानूनों में कूलिंग के विषय को शामिल करना है, कूलिंग ब्रांड का उपयोग करके संधारणीय कूलिंग परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु इसका कार्य किया जा सकता है। संधारणीय कूलिंग की दिशा में भारत द्वारा किए गए कदमों के बारे में देख लें तो पहला आता है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, जिसकी शुरुआत 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य 2037-38 में सभी क्षेत्रों में कूलिंग की मांग को 20 से 25% तक तथा 2037-38 तक रेफ्रिजरेटर की मांग को 25 से 30% तक कम करना है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में कूलिंग और संबंधित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। तो ये आपका जो प्लान आता है जिसमें इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के अंतर्गत ये टारगेट रखा गया है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017 के अंतर्गत देखा जाए तो यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया। इसके अंतर्गत 100 किलोवाट या उससे अधिक लोड करने वाले वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों का पालन करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक गीजर, रंगीन टीवी, रूम एयर कंडीशनर, LED लैंप आदि उपकरणों की ऊर्जा खपत के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए BEE स्टार लेबलिंग कार्यक्रम भी शुरू किया गया। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के संदर्भ में देखा जाए तो इस संबंध में ग्रीन रेटिंग इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टेंट या गृह इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन या लीड आदि जैसे उपाय किए गए हैं। तो इसके संदर्भ में इस संधारणीय कूलिंग की दिशा में भारत द्वारा ये प्रमुख कदम उठाए गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हिंदू कुश हिमालय के बारे में। हिंदू कुश हिमालय के बारे में जानने के पहले जानते हैं कि आखिर ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। एशियाई विकास बैंक ने बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालय नामक पहल शुरू की है। चलिए तो सबसे पहले तो एशियाई विकास बैंक के बारे में जानते हैं, उसके बाद इस पहल के बारे में जानेंगे और हिंदू कुश हिमालय के बारे में जानेंगे। एशियाई विकास बैंक जिसका जो हेडक्वार्टर है वह मनीला फिलीपींस में है। इसकी उत्पत्ति 1966 में हुई थी, मतलब कि इसकी स्थापना 1966 में नेशिया और सुदूर पूर्व में संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा 1963 में आयोजित एशियाई आर्थिक सम्मेलन में पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संकल्प के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश के द्वारा एशिया और सुदूर पूर्व में आर्थिक समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा देना है और चरम गरीबी का उन्मूलन करना है।
इसमें 68 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए तो यह बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इसका सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय होता है, जिसमें 68 सदस्यों से एक एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एडीबी के 5 सबसे बड़े हिस्सेदार आते हैं, जिसमें जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है, इस पहल के बारे में जान लेते हैं। अभी तो हमने एशियाई विकास बैंक के द्वारा जाना कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये जो पहल स्टार्ट की है, तो भी सबसे पहले एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में जान लिया। आप जानते हैं इस पहल के संदर्भ में कि इस पहल को आखिर इसका उद्देश्य क्या है और इसे किस स्तर पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली समस्याओं का समाधान करना है। इसमें बड़ी पैमाने पर अवसंरचनाओं के विकास के लिए निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद करने हेतु जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन जैसे अत्याधुनिक उपायों को बताया गया। इन उपायों में बीमा और जोखिम हस्तांतरण आदि शामिल होते हैं। भूटान नेपाल को जलवायु अनुकूलन संबंधी कार्यों की सहयोग प्रदान करेगी। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के बारे में जाना जाए तो हिंदू कुश हिमालय का लगभग 4.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका विस्तार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा यहाँ पर स्थित है और यह क्षेत्र पृथ्वी का तीसरा ध्रुव या एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे बड़ा हिम का भंडार है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र एक नवीन वलित लगातार उत्थान करने वाले पर्वतों का क्षेत्र है, इसलिए यह क्षेत्र अलग अलग आपदाओं जैसे कि भूकंप, भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इस क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले जलवायु संबंधी जोखिम, जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं जैसे हिम नदी, झील तटबंधों का टूटना, फ्लैश फ्लड आदि की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इन आपदाओं के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफ़ी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हिमावरण में कमी और हिमनदों में तेजी से पिघलने के संदर्भ में चलती नदियों में जल की मात्रा कम हो रही है। जल विद्युत का उत्पादन प्रभावित हो रहा है और जल की गुणवत्ता में भी गिरावट देखने को आई। और जल्द ही पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और कुछ समय में नदी घाटियों में रहने वाले लोगों की आजीविका भी इससे प्रभावित होगी। और ये 1985 से 2014 तक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में आपदाओं के कारण कुल $45 बिलियन में आर्थिक नुकसान हुआ है और यह दुनिया के अन्य किसी भी क्षेत्र में हुए नुकसान से कहीं अधिक आता है। जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में देखा जाए तो पर्वतों में रहने वाले वन्य प्रजातियों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे कुछ ही आबादी वाले कमी होने की आशंका होती है, इसके संदर्भ में आता है। इसके एक डायग्राम को देख लेते हैं कि जो कि हिंदू कुश हिमालय में पर्वतों की संधारणीता में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक के संदर्भ में देखी जाती है। पहला आ जाता है कमजोर गवर्नेंस के संदर्भ में। कमजोर गवर्नेंस व असुरक्षित भू स्वामित्व के साथ साथ राजनीतिक शांति और अस्थिरता संघर्ष प्रवसन में। दूसरा आता है एरोसोल के बढ़ते स्तर में वायु के तापमान में वृद्धि, जल विज्ञान चक्र और वर्षा के पैटर्न में बदलाव होना। तीसरा आता है तकनीकी नवाचार के कारण जीवन के पारंपरिक रहन सहन में बदलाव आना। चौथा आता है तेजी से हो रही आर्थिक समृद्धि से उपयोग के स्तर तथा पैटर्न, अवसंरचना संबंधी निवेश में बदलाव हो रहे हैं और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ रही है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका कि हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए क्या वैश्विक प्रयास किए गए हैं। तो वैश्विक प्रयास में आपका पहला आता है एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र या इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की गठित किया गया। यह जो है वह हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कार्य करने वाला एक अंतर सरकारी ज्ञान और शिक्षण केंद्र है, जिसका जो मुख्यालय है वह नेपाल काठमांडू है। हिमालयन एडेप्टेशन नेटवर्क के बारे में देखा जाए तो यह IUCN द्वारा सिक्किम में शुरू की गई एक वेब आधारित नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष मौजूद जोखिम को कम करने के लिए लैंडस्केप अप्रोच पर आधारित जलवायु अनुकूलन रणनीतियां बनाना है। लिविंग हिमालयन इनिशिएटिव के बारे में किया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। इसके अंतर्गत आता है कि हिंदू कुश हिमालय और इससे जुड़े नदी बेसिन के बारे में देखा जाए तो इसमें पहला आता है आपका कि 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में बाह्य आवरण हिमावरण में सबसे बड़ा जमाव है। एशिया की 10 प्रमुख नदियों प्रणालियों का स्रोत है। विविध संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां। उच्च जैव विविधता में 330 महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र आते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रमुख एशियाई नदी बेसिन के बारे में बताया गया वह हिंदू कुश हिमालय के संदर्भ में बताया गया है, जिसमें टोटल 240 मिलियन लोग अपने जीविका या जीवन यापन या आजीविका के लिए सीधे हिंदू कुश हिमालय पर निर्भर हैं और 1.9 मिलियन लोग जो होते हैं बिलियन लोग हैं जो जल, भोजन, ऊर्जा के लिए हिंदू कुश हिमालय पर निर्भर
निर्भर है। 35% से अधिक की जो वैश्विक आबादी है वह हिंदू कुश हिमालय के संसाधनों और उसकी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है हिमालय एडेप्टेशन फंड नेटवर्क के बारे में। ये तो अभी पढ़ ही लिया है। अब जानते हैं भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के संदर्भ में। पहला आता है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की दशाओं का निरंतर आकलन करने के लिए इसे शुरू किया गया है। सिक्योर के संदर्भ में देखा जाए तो सिक्योरिंग लाइवलीहुड कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम हिमालय परियोजना इसे भारत में MOEF एंड CC और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वैश्विक वन्य जीव कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया। इस परियोजना में वैश्विक पर्यावरण सुविधा हेतु इसे वित्त पोषित भी किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट इंजीनियरिंग के बारे में। क्लाइमेट इंजीनियरिंग हाल ही में यूनेस्को ने क्लाइमेट इंजीनियरिंग से जुड़ी नैतिकता पर एक पहली रिपोर्ट जारी की है। चलिए तो जानते हैं यूनेस्को के बारे में, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसका मिशन शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार, सूचना के जरिए शांतिपूर्ण संस्कृति के निर्माण, गरीबी उन्मूलन, संधारणीय विकास और अंतर सरकारी सांस्कृतिक जुड़ाव में योगदान देना है, जिसमें 194 सदस्य देश और इसमें 12 एसोसिएट सदस्य हैं, जिसका भारत भी सदस्य है। चलिए तो जानते हैं क्लाइमेट इंजीनियरिंग के बारे में। क्लाइमेट इंजीनियरिंग या जियो इंजीनियरिंग का उद्देश्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के बजाय जलवायु प्रणाली में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करके ग्लोबल वार्मिंग का समाधान करना है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग में जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मूल कारण या समाधान न करते हुए जलवायु परिवर्तन की दर को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका पहला आता है कि इसमें निम्न माध्यमों से इसका कार्य किया जाएगा। पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, कि जिसके तहत वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाएगा। सौर विकिरण में बदलाव होगा, जिसके तहत अधिक से अधिक अवरक्त विकिरण के अंतरिक्ष में विलीन होने की संभव बनाया जा सकता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित भी किया जा सकता है, जिसमें SRM को सोलर जियो इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग के महत्व के बारे में देखा जाए तो पहला आता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल का होना, दूसरा आता है नवीनीकरण ऊर्जा की ट्रांजेक्शन में अधिक समय होना, क्षेत्रीय कार्यान्वयन होना, चौथा आता है जलवायु संबंधी नीतियों में मौजूद अंतराल की भरपाई का होना है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग से जुड़े जोखिम के बारे में देखा जाए तो पहला आता है आपका पर्यावरणीय जोखिम। पर्यावरणीय जोखिम में वर्तमान में क्लाइमेट इंजीनियरिंग से जुड़े व्यवहारिक परिणामों के बारे में जानकारी का अभाव रहता है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान देने के मामलों में इन तकनीकों में अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यह दीर्घकालिक रूप से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की स्वाभाविक या प्राकृतिक क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन परत, वर्षा, फसल उत्पादन, महासागरीय अम्लीकरण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक प्रौद्योगिकी पर निर्भरता पैदा करती है। साथ ही इन तकनीकों का उपयोग शुरू करने व बाद में इसका उपयोग बंद करने के लिए टर्मिनेशन शौक पैदा हो सकते हैं, जिससे गर्मी में तेजी में वृद्धि, जल चक्र में व्यवधान और जैव विविधता में नुकसान होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट इंजीनियरिंग के बारे में। क्लाइमेट इंजीनियरिंग के संदर्भ में आपकी ये जो प्रक्रिया है वो दिखाई गई है, जिसमें आपका सबसे पहले तो इसमें नीचे को देखा जाए कि ये आपका बायो उपचार हो रहा है कि कृषि अपशिष्टों से प्राप्त कार्बन युक्त चारकोल को मृदा में मिलाया जा रहा है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्टोर किया जा रहा है। इसके संदर्भ में कि ये महासागरों की परावर्तन क्षमता में माइक्रोबॉल्स का उपयोग करके परावर्तन क्षमता को बढ़ाना, महासागरों के ऊपरी हिस्सों में पोषक तत्वों को मिलाना, कम ऊंचाई पर स्थित बादलों की परावर्तन क्षमता में वृद्धि करना, जैसे उदाहरण के लिए बादलों पर समुद्री लवण का छिड़काव करके पर्यावरण क्षमता में विस्तार करना, बायोमास आधारित ऊर्जा के कैप्चर एंड स्टोरेज करना, ऊंचाई पर स्थित बादलों की सघनता को कम करना, फसलों के परावर्तन की क्षमता को बढ़ाना, वायुमंडल में एरोसोल के छिड़काव को बढ़ावा देना, परावर्तन को बढ़ाना, वनीकरण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को करना और मरुस्थलों में पर्यावरण में वृद्धि करना, जिससे अत्यधिक परावर्तन करने पर सामग्रियों का उपयोग करना है। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया के बारे में बताया गया। यह आता है आर्थिक जोखिम के बारे में। आर्थिक जोखिम में इस तकनीक से जुड़े साधनों को बनाना और उन्हें उपयोग में लाने की काफ़ी अधिक है कि इसके अलावा ऐसी तकनीकों के लिए अमेरिका और यूरोप संघ में बड़ी संख्या में पेटेंट दाखिल किए जाते हैं और वैश्विक असमानताएं भी बढ़ सकती हैं। नैतिक मुद्दों के संदर्भ में देखा जाए तो जवाबदेही निर्धारण करने में कठिनाई होती है, न्यायोचित साझाकरण होता है, नैतिक जोखिम आता है। इसके संदर्भ में
और इसमें देखा जाए तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग में भारत के द्वारा क्या पहले की गई है। पहली तो आती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भारतीय विज्ञान संस्थान में जियो इंजीनियरिंग से जुड़े एक सक्रिय क्लाइमेट मॉडलिंग रिसर्च कार्यक्रम को सहयोग प्रदान कर रहा है। दूसरा आता है जियो इंजीनियरिंग के प्रभावों को समझने के लिए डीएसटी द्वारा प्रमुख शोध और विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तीसरा आता है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जियो इंजीनियरिंग सिमुलेशन का प्रदर्शन करने के लिए पृथ्वी प्रणाली मॉडल का विकास हो रहा है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका आगे की राह में। आगे की राह में आपको क्लाइमेट इंजीनियरिंग के संबंध में शोध और गवर्नेंस के लिए यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए, जिसमें पहला आता है गवर्नेंस के संदर्भ में, जिसमें इस तकनीक के संदर्भ में निर्णय लेते हुए मौजूदा और भावी पीढ़ी व अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को पूरा महत्व दिया जाएगा। भागीदारी और समावेशन होगा, क्षमता को मजबूत किया जाएगा, शिक्षा जागरूकता और पक्ष समर्थन किया जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह क्लाइमेट इंजीनियरिंग द्वारा प्राकृतिक जलवायु प्रणाली में बदलाव किया जाता है। इसलिए इस तकनीक के संबंध में जलवायु से संबंधित मौजूदा जोखिम में वृद्धि, नए जोखिम उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए इन तकनीकों के प्रभावों और इनके नैतिक पहलुओं को व्यापक रूप से समझते हुए इन्हें अपनाना आवश्यक होगा, इस संदर्भ में होता है। नेक्स्ट आता है युद्ध जनित पर्यावरणीय क्षति के बारे में। इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वार के संदर्भ में देखा जाए कि हाल ही में कई विशेषज्ञों ने रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में संबंधित पर्यावरणीय क्षतियों प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस युद्ध जनित पर्यावरणीय क्षति या युद्ध के कारण पर्यावरणीय संबंधी कुछ नुकसान के बारे में आता है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के अनुसार वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे ही देश संघर्ष से मुक्त हैं। तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो शांतिपूर्ण देशों में सुरक्षा बलों को काफ़ी मात्रा में संसाधन खर्च किए जाते हैं। हालांकि युद्ध के दौरान पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उसका दोहन किया जाता है, जानबूझ पर व्यापक पैमाने पर क्षति पहुंचाई जाती है। युद्धों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और उसकी व्यापकता में निम्नलिखित कारक निर्भर करते हैं, जिसमें पहला आता है संघर्ष की प्रकृति और समयावधि, दूसरा युद्ध में सर्वाधिक उपयोग किए गए हथियारों के प्रकार, तीसरा संघर्ष की चपेट में आए क्षेत्रफल या इलाकों का क्षेत्रफल। संबद्ध पर्यावरणीय क्षति जिसमें चरण दिए गए हैं, जिसमें आता है पहला आपका तैयारी, जिसके अंतर्गत होता है कि संसाधनों का दोहन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, संरक्षण प्रयासों का खतरा, युद्ध के दौरान जैसे प्रदूषण होना, निर्वनीकरण, आक्रामक प्रजातियों का प्रसार का बढ़ना, युद्ध पश्चात विकिरण और वन्य जीवों में जुड़े अपराध, संरक्षण संबंधी प्रयासों का प्रभाव होना, तो ये पर्यावरणीय क्षति के संदर्भ में होता है। प्रमुख पहलों के संदर्भ में आती है कि युद्ध के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सशस्त्र संघर्षों के दौरान जिम्मेदार आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए पहलों को एवं सिद्धांतों में निम्नलिखित है। पहला आता है जेनेवा कन्वेंशन, जिसके तहत प्राकृतिक पर्यावरण को व्यापक और दीर्घकालिक को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले युद्ध के रूप में प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा आता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जो कि 1987 में आई थी, जिसमें अवर कॉमन फ्यूचर में संधारणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, जिसके तहत सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को उपबंध में प्रतिबंध लगाया गया था। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धांत, जो कि 1992 में रियो सम्मेलन के दौरान किया गया था। रोम संधि आर्टिकल 12, जो कि सशस्त्र संघर्षों के पर्यावरणीय क्षति के संदर्भ में देशों का उत्तरदायित्व निर्धारण करता है। नेक्स्ट आता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सशक्त संघर्षों के संबंध में पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी सिद्धांतों का मसौदा तैयार करना। यूएन कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑन मिलिट्री एंड एनी अदर होस्टाइल यूज ऑफ इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक आता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण में बदलाव करने वाले तकनीकी को सैन्य और शत्रुतापूर्वक उपयोग को रोकना है। युद्ध के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान से जुड़ी चुनौतियों के बारे में पहला आता है सीमित ज्ञान, दूसरा नुकसान के स्तर में निर्धारण में कमियां होना, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होना, संघर्ष के बाद प्राथमिकताओं में प्रतिस्पर्धा और दुष्चक्र में फंसना, इसके संदर्भ में होता है। पर्यावरण पर युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए आगे की राय में देखते हैं। पहला आता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क होना, जिसके तहत उत्सर्जन के मामले में सैन्य संघर्ष में वैश्विक समझौते का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान के सिद्धांत के आधार पर उत्तरदायी पक्षकारों को जवाबदेह बनाया जाएगा। संघर्ष के पश्चात ग्रीन रिकवरी होना, सैन्य प्रशिक्षण, सेना की डीकार्बनाइज करना, इसके संदर्भ में आता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने कहा है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के चलते पर्यावरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अक्सर प्रभावित होता रहा है। इसलिए मौजूदा और भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित धरती बनाए रखने के लिए सशक्त संघर्षों में होने वाले पर्यावरणीय क्षति को अनदेखी करना अब बंद करना होगा, तो ये निष्कर्ष के तौर पर कहा गया।
नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि भारत में भूजल के बारे में, कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2023 में सक्रिय भूजल आकलन रिपोर्ट जारी की है। यह आकलन केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य या केंद्र शासित देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है या विभिन्न हितधारकों द्वारा इसका उपयोग उपयुक्त उपायों को अपनाने के लिए किया जाता है। इस तरह यह संयुक्त मूल्यांकन वर्ष 1980 के बाद किया जा रहा है और 2022 में इस मूल्यांकन को प्रतिवर्ष किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें संकेतक के तौर में पहला आता है कि देश में कुल वार्षिक भूजल का पुनर्भरण होना, जिसकी विशेषताओं में आता है कि यह देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण वर्ष 2022 में 437.6 बिलियन घन मीटर है था, जो वर्तमान में बढ़कर 449.08 बिलियन घन मीटर हो गया। प्रमुख रूप से यह पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में इसकी वृद्धि देखी गई। अतिदोहित इकाइयों के संदर्भ में आता है कि ये ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो वार्षिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल पुनर्भरण में अत्यधिक भूजल के निष्कासन को दर्शाती है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6,553 आकलन इकाइयों में 736 को अति दोहित इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 2022 में 1006 इकाइयों की तुलना में 14.2% की इसमें कमी देखी गई है, जो कि देश के कुल पुनर्भरण योग्य का 17% है। क्रिटिकल इकाइयों के संदर्भ में देखा जाए कि ऐसी इकाइयाँ जो भूजल का निष्कासन 90 से 100% के बीच में है, कि इसमें 199 आकलन क्रिटिकल के अंतर्गत, जिसमें देश के कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का वह 3% हिस्सा कवर करती हैं। सेमी क्रिटिकल इकाइयों में 698 में आकलन इकाइयाँ जो कि सेमी क्रिटिकल हैं, जिसमें कुल पुनर्भरण क्षेत्र का 12% हिस्सा है। सुरक्षित इकाइयों के संदर्भ में इसमें भूजल का निष्कासन 70% के कम है, जिसमें इस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। इसमें देश के कुल पुनर्भरण योग्य में 66% हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल होता है। कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में सुधार के कारण के बारे में जानते हैं कि इन परिवर्तनों को कारण मुख्यतः अन्य स्रोतों में पुनर्भरण में परिवर्तन माना जाता है। या अन्य स्रोतों में पुनर्भरण जिसमें नहर, जल सिंचाई, भूजल सिंचाई, टैंकों और तालाबों तथा कमान क्षेत्रों और गैर कमान क्षेत्रों में जल का संरक्षण करने वाली संरचनाओं में पुनर्भरण में सुधार हुआ है। पुनर्भरणीकरण वर्णीय भूजल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। वो कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 60% योगदान यह देती है। भारत में भूजल की स्थिति के बारे में देखा जाए तो भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त रूप से इसे अधिक भूजल का उपयोग करता है। हालिया आकलन से इसमें आशाएं जगी हैं, लेकिन CGWB द्वारा निगरानी किए गए 60% से अधिक कुओं के जलस्तर में पिछले एक दशक में गिरावट देखी गई है। यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में भारत ने सिंधु गंगा मैदान में कुछ क्षेत्र में पहले ही भूजल की अपनी चरम बिंदु को पार कर चुके हैं। इसके अलावा ऐसा अनुमान है कि संपूर्ण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्ष 2025 तक भूजल उपलब्धता गंभीर रूप से कम रहेगी और पंजाब में 78% कुओं का अत्यधिक दोहन किया गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अंतर्गत देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह फरीदाबाद, हरियाणा में है। इसकी स्थापना 1970 में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर की गई थी और वर्ष 1972 में इसका विलय करके भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की भूजल शाखा के साथ इसका किया गया था। इसका मंत्रालय जो है वह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन यह आता है। भारत में भूजल की समग्र गिरावट के कारण को देख लेते हैं। पहला आता है कि भूजल की अत्यधिक निकासी होना, जलवायु संबंधी कारक होना, नीतिगत कारक होना, सिंचाई के तरीके और अन्य कारक इसके अंतर्गत आते हैं। भूजल आकलन और प्रबंधन के संबंध में सरकार द्वारा की गई पहलों में पहली आती है राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, जिसमें मुख्य जलभृत के मानचित्रण, चिन्हीकरण और जलभृत प्रबंधन योजनाओं के निर्माण के माध्यम से संसाधनों की संधारणीयता सुनिश्चित करने का इसका उद्देश्य होता है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत इसमें जल शक्ति मंत्रालय शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को शामिल करते हुए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के जरिए देश में जल संरक्षण और प्रबंधन पहलों को मजबूत करना है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत 2020 में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें सामुदायिक विकास पर जोर देते हुए देश के 7 राज्यों के कुछ हिस्सों को चिन्हित किए जाएंगे, जिसमें जल संकट वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हर खेत को पानी मिलेगा। जल शक्ति अभियान राष्ट्रीय स्तर पर मास्टर प्लान, जिसके अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल विधेयक भी भेजा है ताकि वे भूजल वृद्धि के नियमन के लिए उपयुक्त कानून बना सके। इसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
नेक्स्ट आता है कि भूजल प्रबंधन में सुधार के सुझाव के बारे में आता है। पहला कि भविष्य में भूजल की उपलब्धता का अनुमान लगाना, गहन जल गहन वाली फसलों की खेती से बचना, सामुदायिक भागीदारी होना, नीतिगत स्तर पर उपाय होना जिसके अंतर्गत मेहर सहाय समिति में सुधारात्मक उपाय जैसे ड्रिलिंग की गहराई निर्धारित करना, कुओं के बीच की दूरी इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल होता है। भूजल के स्तर में कम होने के प्रभाव के बारे में देखा जाए तो यह सतही जल की आपूर्ति में कमी आई है क्योंकि भूजल सतही और आपस में जुड़े हुए हैं। सुकृति जल भ्रंतों में भूमि दसाव हो सकता है। खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। अत्यधिक जल निकासी से जल गुणवत्ता संबंधी चिंताएं होंगी। जल आपूर्ति की लागत बढ़ सकती है क्योंकि अत्यधिक नीचे से पानी निकालने की अधिक ऊर्जा की खपत होती है। इसके संदर्भ में है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 के बारे में, या यूएनसीसीडी की रिपोर्ट ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 के अनुसार भारत सहित कम से कम 23 देशों में 2022 से 23 के दौरान राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय पर सूखे की आपात स्थिति घोषित की गई है। चलिए तो जानते हैं कि सूखा क्या है। सूखा भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार जब किसी क्षेत्र में प्राप्त वर्षा के दीर्घकालीन औसत से 25% तक की कमी होती है तब मौसम की संबंधी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्षा की कमी के आधार पर इसके मध्यम और गंभीर सूखे में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार किए गए जलवायु खतरे और संवेदीता एटलस के अनुसार 87% जिले तथा 93% जनसंख्या मध्यम सूखे के गंभीर सूखे के प्रति सुभेद्य है। 27% जिले और 32% जनसंख्या सूखे के अत्यधिक सुभेद्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इस सूखे की स्थिति के अंतर्गत ये कुछ देश बताए गए हैं जिसमें आपातकाल घोषित किए जाने की देशों की सूची है। रिपोर्ट के द्वारा उजागर किए गए सूखे के वर्तमान प्रभाव को देखा जाए तो इसके वैश्विक प्रभाव में यूएनसीसीडी के 101 पक्षकार देशों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 1.84 बिलियन लोग सूखे से प्रभावित हैं, जिसमें 4.7% गंभीर और अति गंभीर में प्रभावित है। महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव पड़ा है कि जिसमें मृत्यु होने पर संभावना 14 गुना अधिक है। खाद्य सुरक्षा के प्रभाव में देखा जाए तो यह दिसंबर 2022 के अंत तक चलने वाले सूखे में हॉर्न ऑफ अफ्रीका की खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और इस सूखे में यहाँ लगभग 23 मिलियन जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा को संकट में डाल देगा। यूएनसीसीडी के बारे में जाने कि इसका मुख्यालय जो है बॉन जर्मनी है, जिसको 1992 में एक रेजोल्यूशन के द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत 1994 में इसे स्थापित किया गया और इसका एक मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक फ्रेमवर्क भी है। अब आता है खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। जबरन प्रवसन को प्रेषित किया जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन का प्रभाव होगा। कानों पर प्रभाव पड़ेगा, इसके संदर्भ में आता है। कृषि पर प्रभाव पड़ेगा और हिमालयों के ग्लेशियर पर भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। सूखा के लिए उत्तरदायी मानव जनित कारकों के संदर्भ में देखा जाए कि जल की बढ़ती खपत का होना, जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक सिंचाई, भूमि उपयोग और वनावरण के संदर्भ में वृक्षावरण में बदलाव होना, कि कृषिगत भूमि का विस्तार, शहरीकरण, वनों की कटाई, मृदा क्षरण, मानव जनित जलवायु परिवर्तन होना जिसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन आता है। फिर आता है रिपोर्ट को दिए गए सुझाव के बारे में। पहला आता है सतत विकास, जो कि जनसंख्या और सूखे के प्रति जोखिम जीवाश्म ईंधन आधारित विकास की तुलना में 70% कम हो जाएगा। सूखे से संबंधित हानियों का बीमा कवरेज होना, वर्षा जल संचयन होना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की भूमिका होना, प्रकृति आधारित समाधान इसके अंतर्गत आता है। वैश्विक पहलों के संदर्भ में देखा जाए तो यह 30-30 के लक्ष्य में 195 राष्ट्रों में जैव विविधता कन्वेंशन के तहत 2030 तक पृथ्वी के कम से कम 30% भूमि और जल की रक्षा पुनर्बहाली के लिए सहमति जताई। सभी के लिए अग्रिम चेतावनी में यह 2027 तक पूरे विश्व में अग्रिम चेतावनी के लक्ष्य को घोषित किया है। इंटरनेशनल ड्राउट रेजोल्यूशन अलाउंस में यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक मंच है जो कि 2022 में UNFCCC में COP27 लीडर समिट में लॉन्च किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राज्य दशक में देखा जाए तो इसका लक्ष्य 2030 तक 2.5 अरब हेक्टेयर भूमि को पुनर्बहाल करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है। भारत द्वारा की गई पहलों के अंतर्गत आता है कि सूखे के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश होना। दूसरा, सूखा प्रबंधन मैनुअल 2016 के अंतर्गत इसमें 2020 में कुछ संशोधन हुए थे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था कि सूखे की निगरानी निर्धारण में आधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास इसके अंतर्गत शामिल है। सूखे से निपटने के लिए निवेश के 3 लाभ होते हैं। पहला क्या आता है कि भविष्य में होने वाले नुकसान में बचाव होना, जोखिम में उत्पादकता में वृद्धि और नवाचार को प्रोत्साहन होना, विविध सामाजिक और पर्यावरणीय सह लाभों को बढ़ावा देना है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख इसके 3 लाभ हैं। नेक्स्ट आता है संक्षिप्त सुर्खियाँ। पहली आती है कि भारत का आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान
कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के भारतीय वैज्ञानिक अभियान पोलर एंड क्रायोस्फीयर योजना के तहत संचालित किए जाते हैं और ये अभियान राष्ट्रीय ध्रुव और समुद्री अनुसंधान केंद्र के माध्यम से आयोजित होते हैं, जो कि एक NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। 2008 में भारत आर्कटिक में हिमाद्री नामक रिसर्च बेस का परिचालन कर रहा है, जिसमें नॉर्वे स्वालैंड में यह स्थित है और ये हिमाद्री के वैज्ञानिक ज़्यादातर गर्मियों के दौरान शोध कार्य करते हैं। इसके संदर्भ में आता है आर्कटिक के संदर्भ में भारत की अन्य पहली आती है कि 2022 में भारत सरकार ने भारत और आर्कटिक संधारणी विकास की साझेदारी का निर्माण शीर्षक से एक आर्कटिक नीति जारी की थी। दूसरा आता है कि भारत ने 2014 में आर्कटिक के कोंग्स फ्यूड में इंडियार्क नामक एक मल्टी सेंसर मोड ऑब्जर्वेटरी स्थापित की। तीसरा आता है 2013 में भारत के आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और चौथा कि भारत ने 1920 में स्वालबर्ड संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। शीतकालीन अभियान के महत्व के बारे में देखा जाए तो यह ध्रुव पर रात्रि के समय शोधकर्ताओं को अद्वितीय वैज्ञानिक अवलोकन के अवसर मिलता है। शीतकाल के दौरान उत्तरी ध्रुव में रातों के दौरान लगभग 24 घंटे का सूर्योदय नहीं होता, साथ ही इसमें तापमान शून्य से नीचे भी चला जाता है। ये अभियान आर्कटिक क्षेत्र में हमारी समझ को बढ़ाने में सहायता करते हैं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष के मौसम, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप ढलने आदि के बारे में भी समझ विकसित करते हैं। आर्कटिक में अनुसंधान को लेकर कुछ चुनौतियां हैं, जिसमें पहली आती है कि अंटार्कटिका में विविध गतिविधियों के नियंत्रण के लिए अंटार्कटिका संधि लागू है। वही आर्कटिक के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस क्षेत्रों में पहुंच सीमित है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक कठोर है, यहाँ कई महीनों तक अंधेरा रहता है। इसके संदर्भ में आता है नेक्स्ट आता है कि भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को प्राप्त किया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को MOF EF एंड CC-UNDP रिपोर्ट के अनुसार भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में 35% हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य भारत के द्वारा रखा गया। भारत ने 2020 की बेसलाइन की तुलना में कुल 44% की कमी की है। HCFC 141B को भी समाप्त कर दिया है। यह एक नए शीतलन उपकरणों के उत्पादन में रेफ्रिजरेटर के उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें 141B ठोस पॉलीनेटेड फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। भारत एक उपकरण के निर्माण में HCFC के उपयोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल के पहले पूरी तरह से समाप्त कर देता है। चलिए तो जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि एक वैश्विक पर्यावरणीय संधि है जो कि ओजोन क्षरण क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करती है। इससे ओजोन परत के संरक्षण में वियना कन्वेंशन के तहत लागू किया गया है और इस कन्वेंशन पर 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके संदर्भ में आता है नेक्स्ट आता है आपका कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में फ्रेमवर्क, जिसमें एक वर्ष पूरा किया। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को जैव विविधता ने के 15वें पक्षकार के रूप में सम्मेलन किया है। यह आईची जैव विविधता लक्ष्यों की जगह लागू किया गया है। इसकी अवधि जो है 2011 से 20 तक है। यह कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी समझौते प्रक्रिया के अंतर्गत इसकी प्रगति आती है। इसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो यह 2050 तक इसमें 4 व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला कि यह मानव प्रेरित कारकों से प्रजातियों की विलुप्ति की रोकथाम है। दूसरा आता है जैव विविधता का संधारणीय उपयोग। तीसरा लाभ का न्यायसंगत वितरण और चौथा आता है प्रति वर्ष $700 बिलियन के जैव विविधता वित्त अंतराल को समाप्त करना है। इसमें 2030 तक 23 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुल निम्नलिखित हैं। पहला आता है भूमि समुद्र अंतर्देशीय जल के 30% हिस्से का संरक्षण करना। दूसरा आता है निम्नीकृत हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र के 30% हिस्से की पुनर्स्थापना करना। नीतियों में जैव विविधता का एकीकरण करना और आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को आधा करना इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की है कि IUCN के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एक नज़र डालें तो यह 44,000 प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2,000 अधिक है। सेंगा हिरण को क्रिटिकल इंडेंजर्ड में नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया है। हिरण की यह प्रजाति पिछले हिमयुग से अस्तित्वमान है। में तथ्य दर्ज किया गया है कि ताजे जल की 25% मछलियां भी समक्ष विलुप्त होने का खतरा है। साथ ही ताजे जल की कम से कम 17% संकटग्रस्त मछली प्रजातियां जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं। इस संस्करण में पहली बार ताजे जल में पाई जाने वाली मछलियों का वैश्विक अनुमान शामिल किया गया। इस सूची में केरल चार ताजे जल भूमिगत मछली प्रजातियों में सतह के नीचे जल निकायों में पाई जाती है, जिसमें इंडेंजर्ड साइज कैटफिश, अब्दुल कलाम ब्लाइंड
कैटफिश, पेंजियो, फूजिया तथा वल्नरेबल के अंतर्गत ग्लोवन स्नेकहोड आती है। रेड लिस्ट के बारे में, यह एक वैश्विक जैव विविधता के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण संकेतक है और यह सूची में प्रजातियों के प्रसार क्षेत्र, उनकी आबादी, पर्यावास व पारिस्थितिकी उपयोग, व्यापार, खतरे और संरक्षण प्रयासों के बारे में प्रदान करता है, जानकारी देता है। इसके संदर्भ में आता है IUCN के बारे में जानें कि यह इसका गठन 1948 में हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है तथा इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके कार्य में यह सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी संगठनों को ऐसे ज्ञान तथा साधन से लैस करता है जो मानव प्रगति, आर्थिक विकास और प्रगति संरक्षण सुनिश्चित करता हो। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण पर रिपोर्ट, जो कि जलवायु परिवर्तन और प्रवासी प्रजातियों के प्रभावों, संरक्षण कार्यों, संकेतकों, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की समीक्षा शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन पर जारी की गई है, जिसमें रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो पहला आता है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जलवायु परिवर्तन से प्रवासी प्रजातियों को खतरा। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों के अंतर्गत प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन शमन अनुकूलन रणनीतियों की प्रवासी प्रजातियों में संरक्षण के उपायों को शामिल करना, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षित प्रभावी नेटवर्क तैयार करना, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, संरक्षण के कार्यों में नई प्रौद्योगिकी को उपयोग करना, जैसे उदाहरण के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाना और इस जो कि रियल टाइम आधार पर प्रजातियों की आवाजाही को ट्रैक कर सकते हैं और उनकी भावी प्रवास प्रजातियों को मॉडल तैयार कर सकते हैं। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन किया गया है, जिसका सचिवालय बोन, जर्मनी में है। इसकी उत्पत्ति जून 1989 में हस्ताक्षर किए गए थे और नवंबर 1983 में इसे लागू किया गया था। जिसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सचिवालय संबंधी सहायता भी प्रदान करती है। इसके सदस्यों में कुल 113 पक्षकार हैं, जिसमें भारत भी इसका पक्षकार देश है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के बारे में, जो कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में मनाने के फैसला लिया है। कैमलिड्स के बारे में जानें कि यह समूह के रूप में कैमलिड्स में अल्पाका, बैक्टीरियल ऊँट जो कि 2 कुबट वाला ऊँट, ड्रोमेडरीज, गुआनाकोस, लामा, बिकुनास आदि इसमें शामिल है। ये शाकाहारी जानवर होते हैं जिसे मुख्य रूप से घास खाते हैं, लेकिन यह पूर्णतः घास पर भी निर्भर नहीं होते हैं। इम्पेंसस वक्करुपसामी के बारे में, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने नई पादप प्रजाति इम्पेंसस करुपोसामी की खोज की है। यह तमिलनाडु के कलक्कड़ मुंडनतुरै टाइगर रिजर्व में स्थित है। यह प्रजाति का नाम मथुरा कॉलेज के नाम पर जीव विज्ञान डॉक्टर एस करुपास्वामी के नाम पर रखा गया है। इन्हें दक्षिण भारत के आवृतबीजी पादपों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। इन नई प्रजातियों की विशेषता पर आधारित है इनका वितरण भी इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आता है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल के बारे में। नामदफा फ्लाई स्क्वायरल यानी उड़ने वाली गिलहरी अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखी गई है, जो कि पिछले 42 सालों से इसे नहीं देखा गया। नामदफा फ्लाई स्क्वायरल के बारे में देखा जाए तो यह एक रात्रिचर जीव है। यह पूर्वोत्तर भारत का स्थानिक स्तनपायी है। यह क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है और यह अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में मिलती है, राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है और इसे अवैध शिकार और पर्यावास को इससे नुकसान है तथा इसे वन्य जीव संरक्षण अनुसूची की अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका डायल वर्टिकल माइग्रेशन के बारे में। डायल वर्टिकल माइग्रेशन खुले समुद्र सतह पर गहराई के बीच समुद्री जीवों के रोजाना एक साथ ऊपर नीचे आने जाने को कहा जाता है। इस प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतु प्लवक शिकारियों से बचने के लिए रात के अंधेरे में आहार हेतु समुद्री गहराइयों में ऊपर सतह पर आ जाते हैं और सूर्योदय से पहले ये फिर गहरे समुद्र में लौट जाते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक लाइजेशन के बारे में। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि होने से उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियां विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवास करने पर समशीतोष्ण क्षेत्र में पहुंच जाती हैं, जिस वजह से समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या अधिक होने से स्थानिक प्रजातियां कम होती हैं और समुद्री जीवों के इस व्यापक विस्थापन को ट्रोपिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है संधारणीय समृद्धि के लिए वैश्विक वित्त व्यवस्था के बारे में। यह नीति आयोग ने वैश्विक वित्त व्यवस्था के हरित और संधारणीय समृद्धि एजेंडा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट संधारणीय समृद्धि के वैश्विक वित्त व्यवस्था को नया रूप देने की आवश्यकता पर जोर देता है और वैश्विक वित्त व्यवस्था के लिए आखिर नया रूप देने की
आवश्यकता क्यों है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो यह विखंडित वैश्विक वित्तीय संरचना के संदर्भ में किया है। वर्तमान वैश्विक वित्तीय प्रणाली के कारण विकसित विकासशील देशों के क्षेत्रों में इकोनॉमिक रिकवरी की असमानता को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान वैश्विक ऋण संरचना अनौपचारिक और अप्रभावी बनी हुई है। साथ ही निम्न आय वाले अनेक देश ऋण संकट का सामना कर रहे हैं, जो कि ऋण संकट के करीब है। और रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों में देखा जाए कि यह बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसमें संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है, जिसकी बेहतर तरीके से पूंजी जुटाई जा सके, परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन हो सके, संधारणीय बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आती है हमारी हेडिंग स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट 2023 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट प्रगति आधारित समाधान के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करती है। प्रगति आधारित समाधान में के उपयोग में जैव विविधता हानि, भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किया जाता है। इस रिपोर्ट को पहली बार सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए वैश्विक खर्च का अनुमान लगाया जाता है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि इसके अंतर्गत की इनएक्टिव साझेदारी या हाल ही में 6 नए और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एनहेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड साझेदारी में सम्मिलित हुए। इस साझेदारी के बारे में जानें कि इसे 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान IUCN के सहयोग से जर्मनी और मिस्र के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रकृति आधारित समाधानों के जरिए जलवायु परिवर्तन, भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण तथा जैव विविधता को नुकसान को भरपाई करने के लिए एक वैश्विक प्रयासों की समन्वय करना होता था। नेक्स्ट आता है ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20 रिपोर्ट के बारे में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20 रिपोर्ट जारी की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसमें रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में देखा जाए तो यह 2011 से 20 के दशक में भूमि और महासागर दोनों के लिए दर्ज किया गया और अब तक का सबसे गर्म दशक भी रहा है, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान, चीन, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर इसकी वृद्धि अधिक देखी गई है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य सम्मिश्रण की घोषणा के बारे में कि केंद्र सरकार ने सिटी गैस वितरण क्षेत्र के CNG और PNG घरेलू सेगमेंट में संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य सम्मिश्रण की घोषणा की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने चरणवार CBG सम्मिश्रण दायित्व की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य CBG के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना है, इसके अंतर्गत आता है। इसके मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाए तो CGD को क्षेत्र में CBG की मांग को बढ़ावा देता है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात को कम करता है, विदेशी मुद्रा की बचत करता है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने में भी सहायता करता है। इस तरीके से यह प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है एशियाई विकास बैंक में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत को ऋण दिया गया कि इसमें एशियाई विकास बैंक ने अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए भारत को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर करना है, जिसका लक्ष्य 2026 तक सभी कचरों को कचरा मुक्त बनाना है। ADB की इस पहल में 8 राज्यों और 100 शहरों को शुरू किया जाएगा और इस पहल में क्लाइमेट रेजिलेशन और सामाजिक समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चलिए तो जानते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस क्या होता है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के वहन करने और सहन करने और प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, जिसके अंतर्गत भारत में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के बारे में देखा जाए तो यह नगरपालिका ठोस अपशिष्ट में व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में ठोस या अर्धठोस अपशिष्ट शामिल है, जिसमें उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट भी शामिल होते हैं और जिसमें नगरपालिका क्षेत्र औद्योगिक केंद्र से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। भारत से जुड़ी MSW प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में आता है कि प्रारंभ में शहरीकरण के दौरान MSW प्रबंधन को शहरीकरण के लिए एक घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता था, बल्कि अपशिष्ट एकत्र किया जाता था और वहीं पर अलग अलग प्रकार से अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करके नियमों की गंभीरता से पालन नहीं किया जाता था और ULB के पास अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी धन की कमी होती थी। ADB के द्वारा शुरू की गई पहलों में आता है पहला अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केंद्रों को स्थापित करना, अपग्रेड करना, जैसे बायोमेथिनल संयंत्रों की स्थापना। दूसरा आता है अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता पर ULB की क्षमता का विकास करना, अपशिष्ट को अलग अलग करना, अपशिष्ट एकत्रीकरण में सुधार करना, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान होना, पूरे शहर में ठोस अपशिष्ट कार्य योजनाओं की वार्षिक समीक्षा करने और उन्हें अपडेट करने में सहायता करना इसके संदर्भ में आता है।
नेक्स्ट आता है आपका मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में कि ग्लोबल स्टेट ऑफ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, जो कि विश्व मौसम संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है। मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम खतरनाक घटनाओं के घटित होने के पहले ही आपदा जोखिम को कम करने के लिए समय पर कार्यवाही में व्यक्तियों और समुदायों, सरकारों, व्यवसायों आदि को सक्षम बनाती है, जिसके अंतर्गत इसके 4 स्तंभ में पहला आता है कि आपदा जोखिम का ज्ञान, पर्यवेक्षण और निगरानी, संचार, प्रतिक्रिया की तैयारी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका एन्नौर क्षेत्र में तेल का रिसाव। एन्नौर क्षेत्र में चक्रवात मिचोंग के कारण आई बाढ़ के बाद चेन्नई के एन्नौर क्षेत्र में तेल का रिसाव हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में तेल का रिसाव हुआ और अब यह रिसाव समुद्र से 20 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है। तेल रिसाव का आशय तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को रिस कर आसपास के पर्यावरण, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में फैलने से है। और तेल रिसाव के निम्नलिखित कारणों को देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि तेल को गैरकानूनी रूप से डंप कर देना, और दूसरा आता है कि चक्रवाती तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाएं आदि होता है। तेल रिसाव के प्रभाव में देखा जाए तो यह स्तनधारी जीवों के फर की ऊष्मारोधी क्षमता को नष्ट कर देता है। साथ ही यह पक्षियों के पंखों में जलरोधी गुणों को भी प्रभावित करता है और उन्हें उड़ने में परेशानी जिसके अंतर्गत होती है इसके अंतर्गत आता है। जिसके अंतर्गत कुछ भारत स्तर पर पहले की गई हैं कि भारत के द्वारा उठाए गए कदम है। पहला आता है कि भारतीय तटरक्षक ने राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा कंटिजेंसी प्लान तैयार किया। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के तहत तेल रिसाव में समुद्र में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। वैश्विक स्तर पर पहलों में पहली आती है समुद्री जीवन की सुरक्षा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर लागू किया गया है। दूसरा आता है जलपोतों में समुद्री पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को लागू किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है रेड होल माइनिंग के बारे में। यह उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेड होल माइनिंग विधि का उपयोग किया गया। यह सिलक्यारा टनल के ढह चुके हिस्से के 10 से 12 गहराई तक शेष बचे मलबे को सुरक्षित मार्ग बनाने के लिए क्षैतिज ड्रिलिंग हेतु रेड होल माइनिंग का उपयोग किया जाता है। यह टनल उत्तराखंड के 4 धाम परियोजना का हिस्सा भी रहती है, इसके संदर्भ में। रेड होल माइनिंग की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो यह एनजीटी में रेड होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा है और एनजीटी इस विधि को अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित बताया। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था कि इस विधि के माध्यम से कोयले का खनन खनिज अधिनियम या खनिज से करायत नियम 1960 के तहत किया जाएगा, जिसमें एनजीटी का प्रबंधन लागू नहीं होगा, इसके अंतर्गत आता है। मुल्ला पेरियर बांध के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे में कहा है कि मुल्ला पेरियर बांध के पास केरल के मेगा पार्किंग परियोजना का आकलन करने का आदेश दिया है। यह पार्किंग परियोजना पेरियार झील लीज समझौते के तहत आने वाले क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। मुल्ला पेरियर बांध के बारे में देखा जाए तो इस बांध का निर्माण 1887 से 95 के दौरान किया गया। इसके स्वामित्व, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की है और यह बांध पेरियार नदी पर उत्तरी भाग में स्थित है। पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलकर केरल में प्रवाहित होती है। यह बांध पेरियार टाइगर रिजर्व में अवस्थित है। विवाद के बारे में देखा जाए तो यह बांध का निर्माण 999 वर्षों की लीज पर किया गया था। यह निर्माण कार्य पेरियार झील लीज समझौते के बाद शुरू किया गया और इस समझौते पर त्रावणकोर के राजा और भारत के राज्य सचिव ने हस्ताक्षर किए हुए थे। इसके पहले केरल सरकार ने दावा किया था कि यह बांध असुरक्षित है और यह नदी के निचले प्रवाह क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खतरा भी है, जिसमें केरल सरकार ने नए बांध के निर्माण पर भी जोर दिया था। और दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार ने उपयुक्त तथ्यों के अस्वीकार करते हुए तमिलनाडु सरकार का कहना था कि यह बांध संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के बाद भी इसका उपयोग कर सकती है। बांधों की इम्पोर्टेंस के बारे में देखा जाए तो बांध किसी देश की समग्र जल और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत दुनिया में बांधों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, जिसमें कई बांध बहुत अधिक पुराने और भूकंपीय रूप से असुरक्षित हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा सर्वोपरि होती है। असुरक्षित बांधों के कारण निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ और विस्थापन का खतरा होता है। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जाना जाए तो सर्वे ऑफ इंडिया देश का सर्वेक्षण और मानचित्रण
संगठन है जिसकी स्थापना 1767 में की गई और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसके संदर्भ में टॉपिक था। यहाँ पर आपका इकोनॉमी का मतलब इन्वायरमेंट का टॉपिक फिनिश होता है। इन्वायरमेंट के टॉपिक फिनिश होने के बाद आपको सामाजिक मुद्दे जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। तब तक इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।